गैस उत्पन्न हो जाए, जैसे मेल्ट करते टाइम मेल्ट किया हमने रिफाइनिंग अच्छे से नहीं की। रिफाइनिंग हम क्यों करते हैं? सारी जो बबल्स है ना, गैसेस है ना, वो सारी बाहर निकल जाएंगी, ठीक है ना। हमने रिफाइनिंग अच्छे से नहीं की, उसमें बबल्स रह जाएंगे, ठीक है। और वही बबल्स क्या होगा, शेपिंग करते टाइम वो बबल्स उसी में रहेंगे, ठीक है। फिर बाद में क्या, एनिलिंग लेयर में वो उड़ने की कोशिश करेंगे, आधा उड़ जाएगा आधा उड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो वो फफोले में निकल आएगा। सुनते जाना मेरी बात को ध्यान से। तो ये किस वजह से उत्पन्न होता है? गैस बबल की वजह से, गैस बबल, ठीक है। और दूर कैसे कर सकते हैं इसको? रिफाइनिंग करके, रिफाइनिंग, या फिर रिफाइनिंग एजेंट डाल देते हैं हम। आलू चकुंदर गीली लकड़ी, हाँ वही समझ गए, फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो तुमने रिफाइनिंग एजेंट। देखने में पढ़ा देते ना, तो किस दिन देखना पता गैस बबल, ठीक है, की वजह से। और दूर कैसे करेंगे? रिफाइनिंग करके या रिफाइनिंग एजेंट में लाके। रिफाइनिंग कैसे करते हैं? टेम्परेचर को बढ़ा के मेल्ट करते हैं उसको, ठीक है। सीड्स, देखो सीड्स कैसे आता है? सीड्स आता है रॉ मटेरियल की वजह से, रॉ मटेरियल, ठीक है। देखो रॉ मटेरियल हम क्या क्या यूज करते हैं? सिलिका है, फ्लक्सिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट है, कलट है। अब मान लीजिए कलट हमने ले आया, ठीक है, इंडस्ट्री ने इकट्ठा करवा लिया, कलट खरीद लिया कहीं से। कलट मतलब टूटा हुआ काम पहले का बना हुआ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वही बिनवा लेते हैं जगह जगह से और इकट्ठा कर लेती है कंपनियां, उसी को मेल्ट कर देती है। अब हुआ क्या कि उसकी ना तो उन्होंने धुलाई की अच्छे से, वॉश भी नहीं किया, तो क्या डस्ट पार्टिकल रह जाएंगे, आयरन पार्टिकल भी मिले होंगे। तो वही डस्ट और आयरन पार्टिकल कुछ ऐसे होंगे कि जिनको 1700 डिग्री सेल्सियस चाहिए मेल्ट होने के लिए, और ग्लास टैंक फर्नेस में टेम्परेचर कितना मान लो 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो जो सीट जो जो टुकड़ा है ना, वो पार्टिकल है ना, वो इस बोतल में ऐसा ना ऐसा ही बना रहेगा, मेल्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो सीड्स किसकी वजह से आते हैं? रॉ मटेरियल में अशुद्धियों की वजह से, अशुद्धियों की वजह से। क्लियर है? अगर रॉ मटेरियल की अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए तो यही इसका उपचार हो जाएगा, ठीक है। कारण और उपचार समझ रहे हो ना? कारण बता के उसका उसी पे उपचार लेना। अगर रॉ मटेरियल में हमने क्या मिलाया? कलरिंग एजेंट मिलाए हैं, ठीक है ना। उस कलरिंग एजेंट की अच्छे से मिक्सिंग ना हो पाए, ठीक है, अच्छे से मिक्स, ठीक है, यानी कलरिंग किसकी? कलरिंग एजेंट की। तो क्या होगा? बैड कलर्स आ जाएंगे। क्लियर है? दूसरी चीज, आयरन को दूर रखना चाहिए, आयरन को दूर रखें, कलर के लिए तरीका भी तो यूज किया जाता है, दूर रखें, ठीक है। यानी कि आयरन के अगर पार्टिकल होंगे, ठीक है, मानते हैं एक कलर लाने के लिए लाल कलर होता है ना, कौन सा, ठीक है, लाल नहीं हरा, हरा होता है और क्या पीला होता है, हाँ, तो उनको लाने के लिए उनका यूज करते हैं। लेकिन हमें कोई दूसरा कलर चाहिए ना, तो अगर आयरन का पार्टिकल उसमें आ गया तो कलर को जरूर बिगाड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इतना ही है बस इसमें। तो यूनिट 5 बस इसमें साफ साफ पूछा गया है कलरिंग एजेंट कौन से और डी कलरिंग एजेंट कौन से हैं, ठीक है ना। कलरिंग एजेंट, देखो टॉपिक बस यही दिया है, मैं पढ़ के बताता हूँ। कलराइजिंग एंड डी कलराइजिंग एजेंट, ठीक है। इसमें थ्योरी एंड एजेंट लिखना है काम यार, और एक है डी कलरिंग एजेंट। लो ठीक है। इनको रंजक पदार्थ भी बोलते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहे रंजक पदार्थ, और इनको विरंजक पदार्थ बोलते हैं, विरंजक, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात को,
रंजक पदार्थ जो कलर लाते हैं, जैसे हमें लाल कलर चाहिए आयरन, और हम कैसे लाएंगे तो वो उस टाइप का हम पदार्थ मिलाएंगे, ठीक है ना। विरंजक पदार्थ वे होते हैं जो कलर को दूर करते हैं। मान लीजिए किसी में कलर आ रहा है हरा और हमें बिल्कुल नहीं चाहिए हरा, ठीक है ना, तो उसका एंटी एजेंट डालेंगे, ठीक है, उस कलर को दूर करने के लिए। तो ये रंजक पदार्थ और विरंजक पदार्थ आप कहाँ से लिख लेंगे, आईजीसी की नोट्स में से कराए थे मैंने, लिखाए थे। और कौन से पदार्थ से कौन सा कलर दूर हो रहा है। क्रोमियम से Cr3 पॉजिटिव। देखो नेक्स्ट में दिया रिफाइनिंग के बारे में है, यूनिट 6 रिफाइनिंग मैकेनिज्म, रिफाइनिंग एजेंट, फैक्टर एंड अफेक्टिंग रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है परिष्करण, मतलब दोबारा आप गर्म करना, ठीक है, परिष्करण या परिशोधन बोलते हैं इसको, परिष्करण, परिष्कृत करना, ठीक है। कि मैकेनिज्म क्या है और रिफाइनिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये टैंक है, ये थॉट है, ये वर्किंग है, ठीक। यहाँ बैच एंटर करता है, ये फ्लेम जलता है, ठीक है। यहाँ मेल्ट होता है पदार्थ, तो उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ा के क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। और रिफाइनिंग क्यों करते हैं, साफ साफ शब्दों में लिखना है, गैस बबल्स को दूर करने के लिए, ठीक है। रिफाइनिंग क्यों करते हैं, गैस बॉल्स को दूर करने के लिए। गैस बबल्स और अदर्स जो अशुद्धियां हैं वो खत्म हो जाए, बस बस यही लिखना है, ठीक है। और भी ऐसी चीज समझ लो इसमें, रिफाइनिंग कैसे करेंगे, पहला टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है। रिफाइनिंग कैसे होती है, इसमें क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ाकर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे पानी को और ज्यादा गर्म कर जाओगे तो क्या होगा, श्यानता कम हो जाएगी। श्यानता कम होने के बाद क्या है, बबल्स को निकलने का क्या मौका मिल जाएगा, यानी कि उनमें गैस में क्या आ जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल में एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी आ जाएगी तो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे वो और इस तरीके से निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाहते हम तो दूसरी चीज क्या करेंगे, हम रिफाइनिंग एजेंट डालेंगे। रिफाइनिंग एजेंट आपकी पूरी यूनिट में यही है, टेम्परेचर बढ़ाकर और रिफाइनिंग एजेंट डालकर। रिफाइनिंग एजेंट में अभी कौन बता रहा था, ये बता रहा था मोहन, क्या क्या मटेरियल कौन सा गैस छोड़ रहा है, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। कौन सा मटेरियल, कौन सा एजेंट, कौन सी गैस छोड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। यूनिट कौन सी है, 7वीं यूनिट है 7th, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बोतल एंड अदर हॉलोवेयर बाय फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। ये मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं सीधा सीधा क्या लिखता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉलोवेयर्स, ठीक है। बोतल हम उसी में सारी बोतल वगैरह सब आ जाएंगी ना, वो भी हॉलो होती है ना। ऑफ हॉलोवेयर, ऐसे करने याद आ रहे हैं, ठीक है। दो प्रकार से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक तो क्या हैंड मेथड, ठीक है, एक मशीन में, और एक मशीन द्वारा, ठीक है। एक हैंड मेथड, अच्छे दो तरीका से बना लिया, एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। ठीक है, देखो हैंड मोल्डिंग मेथड में क्या होता है, एक आयरन की रॉड होती है, जैसे मान लो ये थॉट है हमारा,
अब मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो कुछ समझ में तो आ रहा है ना, ये कहाँ से बना देता हूँ। हाँ, हाँ। कहाँ से बनाया है ये? टैंक फर्नेस। टैंक फर्नेस से। पीछे कुछ सा है। ये क्या है? ये थॉट है और ये वर्किंग मेल्टिंग गर्म हवा आ रही है, इसे बंद कर दो। ठीक है, अब सुन बंद कर दो। अरे वो लोग बात है ना, हवा आ रही है। पसीना तो ना ना खुला खुला रहता ना गर्म हवा आ रही है। खुला रख दो तो यहाँ से नहीं बाहर देख लियो। अभी तो वहीं बैठा हुआ था। वर्किंग एंड है। आयरन की रॉड्स होती हैं इस प्रकार से, यहाँ पे एक हैंडल होता है, ठीक है, और इनमें ना एक बहुत बारीक होल होता है। एक नली होती है खोखली, जहाँ से एक पतली फूंक मारी जाती है, ठीक है ना। इस आयरन की रॉड को लेते हैं, इस वर्किंग एंड में डुबा के एक इस प्रकार से गोब निकल आता है ग्लास का, गोब, उसको गोब बोलते हैं। अच्छा बुलबुला। बुलबुला का है। अरे अगर आ गया मेथड तो हैंड मोल्डिंग मेथड, हैंड प्रैक्टिस, ठीक है। हाथों से टेढ़ा टेढ़ा करके प्रोडक्ट बना देते हैं। हाँ, इसको मतलब घुमाते रहना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस होती है किसकी? कुशल कारीगर की। ये हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। देख के तो आसान लगेगा, लेकिन नली को हमें फूंक मारते मारते ऐसे घुमाते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ये फूल जाएगा ना, यहाँ पे लगा होगा मोल्ड, जैसा हमें आकार देना होगा। जैसे मान लीजिए कांच की लैंप बनानी है, उसी प्रकार का सांचा लगा रहेगा आयरन का, ठीक है। और यहाँ पर बैठा रहेगा एक कारीगर पानी लेके, ठीक है। ये इस फूले हुए को ये इसमें डाल देगा सांचे में, ठीक है। ये फूल जाएगा ना हवा से, इस सांचे में डाल देगा, उसी फिर भी ये घुमा घुमा के फूंक मारता रहेगा ताकि ये सांचे का आकार ले ले, ठीक है ना। ये मटेरियल, ठीक, जो जो गोब है ये सांचे का आकार ले ले, और यहाँ पर ये बैठा रहेगा पानी लेके, इस आयरन के मोल्ड पर पानी को डालता रहेगा। क्यों? क्योंकि कांच के गोब का, सुन लो, कांच के गोब का टेम्परेचर है ज़्यादा और आयरन का टेम्परेचर कम, मेल्टिंग टेम्परेचर कम रहता है ना, ठीक है। अगर पानी नहीं डाला तो आयरन पिघल जाएगा, ठीक है। तो पानी डाल डाल के उसको ठंडा करता रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही तुरंत शेप ले लेगा निकाल के, और फिर क्या, छड़ से तो वो अपने आप अलग ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तुरंत निकाल के कहाँ पे रख दिया जाएगा? एनिलिंग फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। सर जी एक सेकंड, ये जो आईएएस मशीन आती है, ठीक है। आईएएस मशीन, आईएसआई मेथड वो अलग होता है, वो टेस्टिंग मेथड है। ये आईएएस मशीन ये अलग है। ये भी आएगी सर। ये आईएएस मेथड नाम है क्या भैया? ये दोनों ही का डायग्राम बना देता हूँ, जी सर। सुन लो। आ जाता थोड़ा ऊंचाई पर, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है वर्किंग एंड इसका, ये वर्किंग एंड है। यहाँ से ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, एक सेंसर लगे रहेंगे जो कि गोब को काट के नीचे किसमें भेजते रहेंगे? ये मशीन लगी होगी सांचे में भेजते रहेंगे। ये मशीन का क्या रहेगा? सांचा रहेगा। यहाँ पर ये इस तरीके से सांचा बना देते हैं। जिस प्रकार का भी, जैसे मान लीजिए सीसी बनानी है होम्योपैथिक वाली कांच की, उस टाइप का जैसे मान लो बना दिया। अब ये जो गोब है ना, गोब, ये गोब आएगा इसमें, गोब आएगा इसमें, ये गोब बना रहा हूँ, ठीक है। ये खुद ही कट के, ये कटर होता है यहाँ पर, ये गोब ये पिघला हुआ कांच आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मेल्टेड कांच, मेल्टेड ग्लास, ठीक है। गोब यहाँ पर क्या है, ये गोब कटर लगा रहता है, ठीक है। गोब कटर वही कोनी भी लगा है। ये ग्लास मेल्टेड इसमें आ रहा है नली में, ठीक है। यहाँ पर गोब कटर लगा रहता है, गोब कट के इसमें सांचे में गिरेगा, ठीक है। अब यहीं पर क्या होगा, एयर फ्लोइंग सिस्टम होगा मशीन में, ऑटोमेटिक। एयर फ्लोइंग सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऐसे आगे सही। पर अब तुम बनाने के हिसाब से देख लो, नहीं तो फिर बना नहीं पाओगे। सर जी इसमें कहाँ है? ये तो ही रह जाएगा, वो बना रही सीख।
राज करो एयर फ्लोइंग, ठीक है, एयर फ्लो भी होती रहेगी और साथ साथ में क्या रहेगा, एयर फ्लोइंग ऐसे ठंडा करने के लिए सांचे को सर जी? हाँ? नहीं, वाटर सिस्टम ऊपर से, यानी कि सांचे को ठंडा करने के लिए पानी की फुहार भी मारी जाती है, ठीक है ना। ये सभी बागो है ये जो घर में जो सांच हो है इसमें ऐसे तो वो भी आ रहा है, पानी भी इसमें मारते रहेंगे। हाँ, नीचे से पानी सब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है ना। पानी भी इसको पड़ता रहेगा ठंडा करने के लिए सर जी, फिर और एक बात- एयर फ्लोइंग सिस्टम भी रहेगा। तो सर एयर फ्लोइंग जो सिस्टम है जो फ्लोइंग सिस्टम रहता है, वाटर से ठंडा भी होता रहता है, ठीक है। हाँ, ये वाला फिगर बना देना यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। पूरा नहीं यूनिट नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो यूनिट मैं बोल रहा हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात को। अभी करूँ सर? यूनिट नंबर 7 और 8 में से 20 नंबर का 2 यूनिट्स पास या 15 का तो आएगा ही आएगा, पास क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एक में हॉलोवेयर और एक में शीट ग्लास। सात और आठ दोनों पास आ जाओगे सबरे के सबरे। सर जी एक वीडियो है YouTube पे उसकी आईएमएडी की, उसमें लिखा है पप्पू को पास करना। सीट ग्लास तुम्हें पास होने सीट प्लेट रोल टफिन। अब देखो अभी तक तो 7th यूनिट में क्या पढ़ा था, हॉलो, जिसमें जो हॉलोवेयर होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शीट और प्लेट, ठीक है। और ये है आपका लेमिनेटेड सेफ्टी। ये बनते सब एक ही प्रोसेस से हैं। कहां चाहिए ना सब ग्लास ही है, लेकिन इसमें कोई हॉलोपन नहीं होता है, पतला सीट बनाई जाती है चादर टाइप से, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शीट ग्लास। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शीट प्लेट एंड रोल्ड ग्लास। एंड रोल्ड ग्लास, इसमें टफन्ड ग्लास भी दिया है और लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास भी दिया है। टफन्ड और लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास इसी तरीके से बनते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी एडिशनल प्रोसेस हो जाती है। एंड रोल्ड ग्लास, ठीक है। इसमें 2 ग्लास हो रहा है, टफन्ड ग्लास है और लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास है। वो भी सेम ही बनते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी ऐड हो जाती है। जैसे कि मान लो एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हमने कप तो बना लिया, डिजाइन और करनी है, ठीक है। उस टाइप से देखते हैं अभी होता क्या है। इसमें वर्किंग एंड होता है, ठीक है। ये बनाता हूँ इस तरीके से। कल ही बताऊंगा। ये है मेल्टेड ग्लास, मेल्टेड ग्लास, ठीक है। ये इसका वर्किंग एंड थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये बेल्ट चलती जाती है, सीट ग्लास है सभी सुन लो देख लो। दिखा रहा ऊपर एक वो है नॉन लगा शीट, ठीक है। देखो ये रोलर घूमते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे घूमेंगे तो ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट, ये बेल्ट चलती जाएगी। ये भी हाई एल्यूमिनियम रिफ्रैक्टरी की बनी होती है बेल्ट, ठीक है, क्योंकि मेल्टेड ग्लास गिर रहा है, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए हाई एल्यूमिनियम रिफ्रैक्टरी की बनी होती है। ये चलती जाएगी बेल्ट और ये ग्लास इस पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए झरने का पानी है, ठीक है। ये गिर रहा है और पानी आगे बढ़ रही है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सीट हम खींच देते हैं पूरे ग्लास की,
ठीक है, बड़ी बड़ी सीट काट ली जाती हैं। और प्लेट ग्लास जैसे विंडो ग्लास है, छोटे छोटे सीट काट लो तो प्लेट ग्लास बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसी को हम रोल्ड ग्लास बोल देते हैं। रोल्ड ग्लास क्यों? क्योंकि इसको रोल किया गया है। ठीक है, इसको क्या किया गया है? ये रोलर्स के थ्रू रोल्ड ही तो किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस है इसकी, यानी वर्किंग एंड से एक। और दूसरी चीज इसमें क्या होनी चाहिए, यहाँ पर मेल्टेड ग्लास ये जो गिर रहा है ना, यहाँ पर ये फॉल हो रहा है ना, फॉल। ठीक है, यहाँ पर इसकी समान बारिश हो रही है, समान विस्कोसिटी होनी चाहिए। जहाँ पर ये गिर रहा है वहाँ पर इसकी समान विस्कोसिटी होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर मान लो गाढ़ा हो गया और यहाँ पर क्या पतला हो गया, हाँ तो फिर मोटा और पतला हो जाएगा ना वो, अब सुन लो, सीट ग्लास जो इधर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दिखा रहा बार बार सीट ग्लास तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें तुम्हें लिखनी है एग्जाम में। ये हमारा ध्यान भटका रहा है। मान लीजिए यहाँ पर पतला है, अब यहाँ पर मान लो ये शहद है, यहाँ पर पानी है, तो कौन तेजी से बहेगा? पानी पानी पानी। ये यहाँ पर क्या बहुत तेजी से बहाव आएगा, यहाँ पर बहुत स्लो बहाव आएगा, तो क्या हो जाएगा? चक्र हो जाएगा। आएगा ही नहीं, कुछ सीट ही नहीं बनेगी इसमें। ठीक है, रोलर के माध्यम ठीक है, दोनों की प्रोसेस सेम है। टफन्ड ग्लास में क्या करते हैं, इसी ये शीट ग्लास हमने बना लिया। ठीक है, 2 शीट ले ली। तो सर कार वगैरह में लग रहा है सेफ्टी ग्लास होता है, सेफ्टी ग्लास। हाँ देखो बता रहा हूँ, वही होता है। शीट ले ली बहुत पतली पतली, ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया? दबा दिया। दबा दिया। ये टफन्ड ग्लास हो गया। सर इसके बीच में बाइंडर्स का भी जो यूज किया तो यही जाएगा। ठीक है, ये बाइंडर्स भरे जाएंगे इसके बीच में, ये मैंने बताया भी था शायद एक बार। उसमें क्या करते हैं, इससे भी बहुत पतली पतली सीट खींचते हैं उसमें। ठीक है ना, उनमें 6-7 सीट लेते हैं और बाइंडर्स के थ्रू दबा देते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या गोली पार नहीं होती है उसमें। इसीलिए कंपोजिशन कोई बताता नहीं। हैं? अगर टफन गिलास आ जाए तो ये हाई एल्यूमिना रिफैक्ट्री की बेल्ट है, ये नाम लिखे आना जरूर। ये रोलर्स सर टफन ग्लास का डायग्राम कौन सा है? वही बात। ये डायग्राम नहीं बना दे, बस लिख के आना है ये होता क्या है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो अभी तो जल्दी बेल्ट रिफैक्ट्री बेल्ट। ठीक है, और ये वर्किंग एंड हो गया। विस्कोसिटी समान रहनी चाहिए, जहाँ पर फॉल डाउन हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है ना, मेल्टेड ग्लास है और ये शीट है, यहाँ पर ग्लास कटर लगा रहेगा। ग्लास कटर। ठीक है, सर इसके जो ऑप्टिकल ग्लास तुम्हारे मित्र कह रहे हैं नाम से ही पता चल रहा है, पहली बात क्या आनी चाहिए? शुद्ध। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसका कंपोजिशन। ऑप्टिकल ग्लास का कंपोजिशन क्या होता है? ठीक है, लिखवा दो सर जी, है नाम का नाम लिखवा दो। आईजीसी पढ़ा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। सिलिका नहीं रहता उसमें, क्योंकि सिलिका में पॉइंटों में अशुद्धि जरूर मिलेगी। हाँ 0.1 की मिल जाओ। ठीक है, सिलिका के अलावा जो भी नेटवर्क फॉर्मर और होते हैं जैसे B2O3 या P2O5, उनका यूज कर सकते हैं और बाकी फ्लक्सिंग एजेंट डाल सकते हैं। ठीक है, और फ्लक्सिंग एजेंट वो वाले डाले जाएंगे जिनमें SiO2 ना हो। ट्रांसफार्मर में तो SiO2 होता है, तो उसमें जैसे कि सोडा ऐश वगैरह है। डालते हैं। ठीक है, और भी फ्लक्सिंग एजेंट है वो देख लेना। कंपोजिशन कंपोजिशन सेट करना है आपको 100%। ठीक है, सिलिका को दूर रखना। जो तुम्हारी कॉपी जांचेगा कोई मतलब नहीं है उसे कंपोजिशन से, आप अपने अनुसार लिख के आना है। बस इतना ध्यान रखना, SiO2 नजर ना आ जाए। बस नहीं, पास B2O3 कर देगा, बस तुम ना जाओ। फ्लक्सिंग एजेंट भी वो वाले यूज कर लें जिनमें SiO2 ना हो। ठीक है, कलरिंग एजेंट एक भी डाल मत देना। तुम वैसे लिखो ना सर, क्या है वैसे ऐसा
सीक्वेंस में लिखा है तुम अपने अनुसार सेट करना। हम तो सारे पेपर है कर दी अगर मैं लिखवाऊंगा तो रटने में रह जाएगा। पेपर टॉप कर देंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल ग्लास, मतलब प्रोसेसिंग क्या है सुन लो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल ग्लास, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले इसका बैच बनाएंगे। ठीक इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, है ठीक है? विदाउट इम्प्योरिटी ऐसा बैच बनाएंगे जिसमें इम्प्योरिटी ना हो। बैच बना के किसमें? पॉट बना पॉट में लेंगे पॉट फर्नेस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पॉट फर्नेस। पॉट फर्नेस का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, अब इसमें पॉट फर्नेस का तो डायग्राम आपको पता ही होगा, ठीक है? दिखाया था वो भी तूने। अगर जरूरी नहीं है कि ये लेंस ही ऑप्टिकल में बनाए जाते हो, जो धूप वाले चश्मे हैं वो भी ऑप्टिकल में बनाए जाते हैं, वो भी ऑप्टिकल ग्लास ही होता है ना, क्योंकि जिनके आर पार देखा जाए, ठीक है? तो उनमें क्या कलर की भी जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से कलर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम पॉट फर्नेस में क्या प्रयोग करते हैं? अलग अलग पॉट यूज करते हैं, अलग अलग पॉट यूज करते हैं ना पॉट फर्नेस में। तो इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही कंपोजिशन डाला जाए। मान लो हमें बिल्कुल एकदम साफ ग्लास चाहिए विदाउट कलर वाला, हम इसमें डाल सकते हैं मटेरियल को। हमें धूप वाले चश्मे बनाने हैं, सुन ले इधर, हमें धूप वाले चश्मे बनाने हैं तो इस वाले पॉट में मटेरियल डाल सकते हैं। यानी इस पॉट फर्नेस का एक फायदा है, एक ही बार में अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं ऑप्टिकल ग्लास में। एक बार में, एक ही बार में अलग अलग पॉट का यूज हो रहा है ना इसमें। हाँ वो अलग अलग आ रहा है ना। क्लियर है? ठीक है सर इसके बाद में मेल्टेड बैच को निकाल के और अपने अनुसार शेप दे देंगे। दे सकते हैं जैसी भी। और जनरली कैसी शेप दी जाती है? शीट वाली शेप ही दी जाती है इसमें ऑप्टिकल। काट काट के बना लिया था। फिर सर जी इसमें टेम्परेचर का भी तो होता है आगे यार, वो वहां लगा। पॉट फर्नेस का डायग्राम बना के आना है, ठीक है? कंपोजिशन ये लिख लेना। पॉट फर्नेस यूनिट के एसटी में वो है सेकंड नो आएगी सर ये नो आएगी थी खत्म आएगी ना। खत्म। ये प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, ग्लास के जो गुण होते हैं ना वो पूछे गए हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताई दिया। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? हाँ गया समझ में। ग्लास के एक सतह ये है, इधर वाली एक सतह ये है, हां ठीक है? थर्मल का मतलब होता है ऊष्मा, मम्मी से ठीक बंद है? कर दी। सुन लो इधर। नहीं सर जी वो स्त्री बाहर से देख रही है। स्ट्रेस, मान लो इधर हाई टेम्परेचर है और इधर लो टेम्परेचर है, ठीक है? यहाँ पर उत्पन्न होगी थर्मल स्ट्रेस, ठीक है? इसके कारण क्या होगा? शेप मतलब क्या हो जाएगी? शुक्रेगी तो मतलब उसकी शेप बिगड़ जाएगी ना, आकृति बिगड़ जाएगी। आकृति खराब हो जाएगी उसकी, ठीक है? तो ये थर्मल स्ट्रेस है। अब ये ना आए उसके लिए क्या करना पड़ता है? एनिलिंग लेयर का अच्छे से प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना? यानी कि सेम समय में सेम टेम्परेचर को घटाया जाए या फिर बढ़ाया, ठीक है ना? दूसरी है, हाँ इसमें दी है जनरेशन एंड रिलीज ऑफ स्ट्रेस। तो कैसे रिलीज करेंगे वो एनिलिंग लेयर का ही पूरा लिखना है, ठीक है? हाँ स्टेन व्यूअर मुझे नहीं पता है, साफ साफ शब्दों में बोल क्या सर? ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है रासायनिक स्थायित्व। अब सुन लो इसका मतलब क्या है। ये आता है, ये सही कह रहा है, ये आता है रासायनिक स्थायित्व। आज वो बहुत ज्यादा हाथ लगा के गए देखो दोनों बॉडी बिल्डिंग की बात। भैया भाग यहाँ से, तू यहाँ बैठा क्यों भाग? किसी की लाश ना मिले। वो दे। देखो मान लीजिए गिलास है, ठीक है? एक बारिश पड़ी इस पर, बारिश जो पहली बारिश होती है वो कैसी होती है? वो एसिडिक रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है वो, ठीक है ना? और वो गिलास इसमें क्या हो गया? संक्षारित हो गया, मतलब इसकी सतह बिल्कुल झड़ गई, बिल्कुल एकदम गिलास की खत्म ही हो गई, ठीक है? तो क्या है? इसका रासायनिक स्थायित्व तो कम है। अगर मान लीजिए, सुन लो,
कौन सी वर्षा के कारण? एसिडिक रेन के कारण। अम्लीय वर्षा। एसिडिक रेन के कारण। सुन लेना इस पूरे टॉपिक को। दूसरी चीज, इधर से हमने इसको साबुन से धो दिया, साबुन से धोया तो इसकी सतह पूरी झड़ गई, ठीक है। यानी साबुन कैसा होता है? क्षारीय। क्षारीय यानी कि बेस। क्लियर है? यानी कि ना ही ये बेस को झेल पा रहा है, ना ही ये एसिड को झेल पा रहा है, ना ही क्षार को झेल पा रहा है, ना अम्ल को झेल पा रहा है। तो क्या इसमें रासायनिक स्थायित्व है? नहीं। ठीक है। रासायनिक स्थायित्व को बढ़ाने के लिए जनरली, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, हालांकि गिलास पर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिलिका की मात्रा उसमें रहती है और सिलिका का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। कभी भी अगर गिलास पर प्रभाव पड़ेगा तो किसका पड़ता है? बेस का पड़ता है, क्षार का पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। और उस रासायनिक स्थायित्व को बढ़ाने के लिए कौन से मटेरियल मिलाए जाते हैं? CaO, MgO, दो ही लिख देना, बहुत है। CaO और MgO, ये गिलास का रासायनिक स्थायित्व बढ़ा देता है। स्थायी कारक के रूप में। MgO और भी है। ठीक है, समझ में आ गया? BaO। इतना ही सब लिख देना है इसमें। मेजरमेंट। अच्छा, अब इसमें एक चीज और दिया, रासायनिक स्थायित्व का मेजरमेंट कैसे करेंगे? यानी कि इन पर बेस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इनको मिलाने के बाद इस चीज का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो इसमें दो मेथड दे रखे हैं, ASTM और ISI मेथड, ठीक है। ये मुझे नहीं पता। सुन लो। इसमें एक टॉपिक दे रखा है, ग्लास कंपोजिशन का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑन ग्लास कंपोजिशन। अब देखो, ग्लास कंपोजिशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमें कहाँ पर कौन सा ग्लास यूज करना है उस हिसाब से कंपोजिशन सेट किया जाता है। अब जैसे मान लो हमें ग्लास बनाना प्रयोगशाला के लिए, यानी कि लेबोरेटरी के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से कंपोजिशन सेट करेंगे। इसमें क्या मिलाएंगे? B2O3। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए परखनली का क्या करते हैं, तुरंत गर्म करेंगे, तुरंत ठंडा करेंगे, तुरंत गर्म करेंगे, तुरंत ठंडा करेंगे, ठीक है। अगर साधारण गिलास का ऐसा करेंगे तो क्या चटक जाएगा, खत्म हो जाएगा वो तो। लेकिन लेबोरेटरी के जो परखनली वगैरह होती है वो सालों तक चलती हैं B2O3 के कारण, ठीक है। क्योंकि उसमें ये सहन शक्ति होती है, थर्मल शॉक्स यानी कि ऊष्मा के झटके सहन करने की क्या होती है? शक्ति होती है, ठीक है। तो ग्लास कंपोजिशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जहां हमें यूज करना है उस हिसाब से देखेंगे, उस हिसाब से कंपोजिशन सेट करेंगे। तुम देख लेना फिर इसको, है ना। इतना ही बस।